डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का थर्ड चैप्टर करेंगे और जिसका टाइटल है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय A.R. विलियम्स। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अस अबाउट टुटनखामुन। टुटनखामुन को जो है शॉर्ट में टट के नाम से जाना जाता था, जो कि इजिप्ट का एक रूलर था और उसने लगभग 49 ईयर्स तक उसने जो है रूल किया था इजिप्ट के ऊपर। और फिर मिस्टीरियस कंडीशंस के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ के बाद में उसे बरी कर दिया गया और उसके साथ में जो उस समय की जो कस्टम्स थी, जो रीति रिवाज थी, ट्रेडिशन थी, उस हिसाब से उसके साथ में जो डेली यूज़ की थिंग्स थी वो भी दबाई गई और उसके साथ ही वेल्थ यानी कि सोना चांदी, सोना जो था वो प्योर गोल्ड वगैरह उसके साथ में दबाया गया। क्योंकि तट के जब समय में जो रॉयल फैमिलीज़ थी वो ये बिलीव करती थी कि वो अपने साथ में अपने दौलत को ले जा सकती हैं और इसी वजह से उसके साथ भी ये सारी सामग्री दबाई गई। तो उसकी जो डेथ थी वो एक मिस्ट्री थी और लोगों की स्पेकुलेशंस थी कि वो कैसे मरा, उसकी डेथ कैसे हुई। तो इसी को जो है पता करने के लिए 1922 के अंदर फर्स्ट टाइम द ममी ऑफ टट डिस्कवर्ड बाय हॉवर्ड कार्टर। हॉवर्ड कार्टर कौन था? ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने उसे डिस्कवर किया और उसके बाद में ये डिस्कवर इसलिए किया था, उसके फैक्ट्स जो उसकी डेथ से रिलेटेड जो लिंगरिंग फैक्ट्स थे उसका पता लगाया जा सके कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। फोरेंसिक कुछ मीनिंग्स हैं, देख लिए। अब इसको तो डिस्कस कर लेते हैं या फिर हम बीच में जो चैप्टर बीच में आएंगे तब कर लेंगे। ही वॉज अ टीनेजर, ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। यानी कि जब टट जो था, जब उसकी डेथ हुई तो वो एक टीनेजर था। टीनेजर होता है द एज बिटवीन 13 to 19। 13 और 19 के बीच में, 13 से लेकर 19 के बीच में जो एज होता है, एज ग्रुप होता है, उसको हम टीन एज कहते हैं। तो he was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. तो टट जो था वो टीनेजर था जब उसकी डेथ हुई और वो एक पावरफुल फैमिली का लास्ट सक्सेसर था। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी और जिसको हम ये कह सकते हैं सक्सेसर, यानी कि जो राजा के बाद में उसके बच्चे जो है गद्दी पे बैठते हैं तो वो क्या हो गए? एयर हो गए, HEIR। इसमें H साइलेंट है तो इसका उच्चारण हो गया एयर। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर। और वो एक ऐसी पावरफुल फैमिली का लास्ट उत्तराधिकारी था जिसने इजिप्ट के ऊपर और इसके एम्पायर के ऊपर सेंचुरीज तक रूल किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड। और उसे यानी कि बरी कर दिया गया, दबा दिया गया सोने के साथ में और आखिरकार उसे भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 में उसकी टॉम का मतलब होता है जो बरियल प्लेस, उसकी जो मज़ार थी, जो टॉम थी, उसकी डिस्कवरी होने के बाद द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है यानी कि जो आज का जो जो युग है, आज के समय में लोगों ने जो है स्पेकुलेट किया कि उसके साथ क्या हुआ होगा और उसमें मर्डर को सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी माना गया कि उसका मर्डर हुआ होगा। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब फर्स्ट टाइम जो है ऑलमोस्ट 80 ईयर्स में, 80 ईयर्स के बाद पहली बार जो है टट को CT स्कैन के लिए निकाला गया ताकि उसकी लाइफ और डेथ से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, जो क्लूज़ थे, क्लूज़ का मतलब जो सबूत हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मिल सकें। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। और उससे जो है प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, हमें एक्यूरेट डाटा मिल सकें फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। और ये किसके थे? बॉयज फेरो। जो ये टीनेजर
जो टीनेजर फ़ारो था, जो इजिप्ट का राजा था, जो यंग एज में इसकी डेथ हो गई थी, उसके जो है उसको सीटी स्कैन इसलिए किया गया था ताकि उससे जो डेथ से या जीवन से, लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड जो डाटा है वो मिल सके, ताकि उसको फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डाटा चाहिए था वो उसको वहाँ से लिया जा सके। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। यानी कि तेज़ हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई। घोस्टली का मतलब दैट वॉज वेरी हॉरिबल एंड जो कहाँ पर, डस्ट डेविल्स यानी कि धूल भरी आंधी तेज़ चलने लगी, जो काफ़ी जो हॉरिबल था। जब किंग टट को जो है उसके रेस्टिंग प्लेस का मतलब उसका जो ग्रेव था, जो उसकी कब्र थी, वहाँ से निकाला जा रहा था, जो कि इजिप्शियन जो सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान था, जिसको कि वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, वहाँ से उसको निकाला गया। तो वैली ऑफ द किंग्स तो वो प्लेस था जहाँ पर जो रॉयल फैमिलीज़ के जो डैड थे, जो मरे हुए लोग थे, उनको वहाँ पर दफनाया जाता था, उनको बरी किया जाता था। डार्क बेलिड क्लाउड्स had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। डार्क बेलिड का मतलब यहाँ पर हो गए कि जो काले काले बादल थे। डार्क बेली का मतलब पेट से होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बल्जिंग क्लाउड्स थे, बल्जिंग का मतलब जो बाहर की तरफ उभरे हुए थे, ठीक है, प्रोट्रूडिंग, तो जो गहरे और मोटे बादल थे वो क्या थे, लार्ज जो क्लाउड्स थे वो आसमान में, उस डेजर्ट वाले आसमान में, यानी कि वो जो एरिया था वो डेजर्ट वाला था, रेगिस्तान था, और ऊपर जो आसमान के अंदर जो बादल थे, जो काले बादल थे, वो इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे, और जो स्टार्स थे आसमान के अंदर, स्काई के अंदर, उसको अपने पीछे छुपाए हुए थे, अपने अंदर छुपाए हुए थे उन स्टार्स को, जैसे कि किसी चेस्ट के अंदर। कास्केट का मतलब चेस्ट या ज्वेल बॉक्स, जैसे किसी ज्वेल बॉक्स में ज्वेल्स को हम हाइड करते हैं, छुपाते हैं, रख देते हैं, उस तरीके से जो डार्क बेलिड क्लाउड्स थे उन्होंने स्टार्स को हाइड किया हुआ था। It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. So, 5th January 2005 at 6 p.m. वर्ल्ड की सबसे जो फेमस ममी थी किंग टट की, उसको सीटी स्कैन के लिए उसका सीटी स्कैन किया गया, और सबसे पहले उसका जो हेड था, सिर, उसको सीटी स्कैन मशीन के अंदर डाला गया, एंटर किया गया उसको, टू प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करने के लिए। द लिंगरिंग का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय से जो फैक्ट्स जो पेंडिंग पड़े हुए थे, मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड। इस लिटिल अंडरस्टूड का मतलब हु वाज नॉट अंडरस्टूड बाय द पीपल। तो मिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड, यानी कि उसने ज़्यादा समय तक राज नहीं किया, कम समय के अंदर ही उसने अपनी पहचान थोड़ी बहुत बनाई, तो उसके लिए लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो कि लगभग 3300 वर्ष पहले जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी जो मेडिकल मिस्ट्रीज़, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज़, यानी कि किस हालात में होगा, जो 3300 वर्ष पहले जिसकी डेथ हुई थी, उसके जो मेडिकल फैक्ट्स को, मिस्ट्रीज़ को, मतलब राज को जानने के लिए, मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए जो पेंडिंग थी, लिंगरिंग थी, तो उसको जानने के लिए इसको सीटी स्कैन करने के लिए इसकी मम्मी को बाहर निकाला गया।
All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, row-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. और जो है ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर के समय जो टूरिस्ट थे बड़ी संख्या में पूरे वर्ल्ड भर से, पूरे संसार भर में जो टूरिस्ट थे वो आए थे इस रॉक कट चट्टान को काटी हुई, जो काट करके जो बनाई गई जो मज़ार थी, जो इसका मकबरा था, जो कि काफ़ी नैरो था। क्रैम्प्ड का मतलब नैरो था, और जो कि लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड था। वहाँ पर ये टूरिस्ट आए थे तट के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए या रेस्पेक्ट को शो करने के लिए। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. उन्होंने क्या किया, वो जो टूरिस्ट आए थे उन्होंने जो वॉल्स के ऊपर, जो बरियल चैम्बर की जो दीवार थी उसके ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई थी, मुराल्स का मतलब वॉल पेंटिंग्स थी, उसको देखा और उसको निहारा, टकटकी लगा के देखा। और टट का जो गिल्डेड फेस था, जो सोने के पर्दे के ऊपर चढ़ी हुई थी, उसको ध्यान से क्लोजली इन्वेस्टिगेट किया, देखा, उनको ध्यान से ऑब्जर्व किया। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, और इसका सबसे ज़्यादा, इस मम्मी का सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग फीचर था, दैट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर वाज कॉफिन लीड। जो आउटर कॉफिन लीड था, जो कॉफिन बॉक्स था जिसके अंदर इसको रखा गया था, उसको बाहर का जो कवर था, लीड था, वो सब ज़्यादा स्ट्राइकिंग था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. Actually, the visitor or tourists who came from around the world, they were whispering. They were reading guidebooks and they were whispering, and some tourists were standing silently. They did not talk to anyone, and they were pondering का मतलब थिंकिंग, विचार करना, सोचना। शायद वो अनटाइमली जो डेथ थी इस तट की, उसके बारे में पॉन्डर कर रहे थे, विचार कर रहे थे, और अथवा वंडरिंग, हैरानी व्यक्त कर रहे थे, डर के साथ में, कांपते हुए, कि कहीं ना कहीं उनको फेरो का कर्स ना लग जाए, अभिशाप ना लग जाए, श्राप ना लग जाए। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, और हो सकता है किसी को दुर्भाग्य जो है पीछा कर ले, किसी की मृत्यु हो जाए अगर किसी ने उसे डिस्टर्ब किया तो, ठीक है। इसलिए सभी जो है चुपचाप खड़े थे, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. 1920s के अंदर जो कार्टर ने कुछ किया, उसकी वजह से मम्मी की जो कंडीशन थी, दैट वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत ही टेंडर कंडीशन थी, नाजुक स्थिति में थी मम्मी। सेड जाही हवास ने कहा, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, जो कि इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल हैं, जाही हवास। उन्होंने कहा, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उन्होंने पहली बार तट की मम्मी को ध्यान से देखा। लीन का मतलब तो झुकना होता है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। अब देखिए, हावर्ड कार्टर कौन था? ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में तट की टॉम्ब को डिस्कवर किया था, और कई वर्षों की व्यर्थ के खोजबीन छानबीन के बाद। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस सर्चिंग जब की थी उस दौरान इन्होंने डिस्कवर किया था। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट।
हालांकि अब ये बता रहे हैं इसमें कि जो तट के जो कंटेंट्स थे, जो वहाँ पर सामग्री जो मटेरियल मिला था, उसको जल्दबाजी में जो है रैंसैक किया था। रैंसैक का मतलब होता है जल्दी जल्दी उसको उसको खंगाला गया था, उसको इन्वेस्टिगेट किया था। इन एंटिक्विटी का मतलब जो कि काफ़ी रेयर थे, एंटिक पीस थे, वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो अत्यधिक यानी कि हैरानीपूर्ण ढंग से कंप्लीट थे। यानी कि उनको ऐसे लगा था कि भाई थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीट था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। वे अब तक के मिले सबसे ज़्यादा रिच रॉयल कलेक्शन में से एक है। यानी कि जो तट की जो मम्मी थी, उसके साथ में जो वेल्थ, जो ट्रेजर मिला था, जो ख़जाना मिला था, वो सबसे ज़्यादा ख़जाना मिला था। इतना बड़ा ख़जाना इससे पहले कभी नहीं मिला। और जो कि फेरोज़ लेजेंड, जो फेरो कौन है यहाँ पर? तट है। तो तट की जो पौराणिक कथा है, जो एंशिएंट स्टोरी है, उसका एक हिस्सा बन गया है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। स्टनिंग का मतलब होता है हैरान करने वाले, सरप्राइजिंग, जो अपने को सरप्राइज करें, ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड, जो गोल्ड के बने हुए। तो आर्टिफैक्ट्स का मतलब जो हम जिसको उंगलियों में पहनते हैं। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मैन टू गारंटी रिसरेक्शन, और उनकी चमक बहुत तेज़ थी, जो कि रिसरेक्शन की गारंटी देती थी कि दैट कुड बी रिक्रिएटेड, मीन टू से ओरिजिनल थे वो। कोज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, और डिस्कवरी के टाइम में उन्होंने सनसनी फैला दी थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी सबसे ज़्यादा अटेंशन इनको दिया जाता था। बट इट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। और तट को गोल्ड के साथ साथ में, ज्वेलरी के साथ साथ में, ऑर्नामेंट के साथ में, उसे जो एवरीडे थिंग, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी, उसके साथ में भी दफनाया गया। जिसमें बोर्ड गेम्स, बोर्ड का मतलब होता है शतरंज का खेल था, ब्रॉन्ज रेजर, एकांसी की एक रेजर थी, लिनन गारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब उनके साथ में दफनाया गया था इन चीज़ों के साथ में, ताकि इन चीज़ों का वो अपने आफ्टर लाइफ में यूज़ कर सकें। आफ्टर लाइफ होता है मृत्यु के बाद में जो जीवन होता है जिस किसी प्रकार से, तो उस ज़िंदगी के अंदर वो इन चीज़ों को यूज कर सके। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। I hope you will like it, and I will be waiting for your feedback. Please send your feedbacks through comments and give comments also. And if you have any complaint, any suggestions or feedback, so your feedbacks will be most welcome. So please send your feedback so that I can make changes or I can improve wherever it is possible. Thank you so much for paying attention to it, and also share, like and subscribe my channel. Thank you.